आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन आपको 2 से 4 नंबर का आ सकता है, जिसके अंदर आपसे कोई 2 ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं तो वो 4 नंबर में आ जाएगा। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली तो वो 2 नंबर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस है और यहाँ से 1 मार्कर भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, the growth in the number of sovereign nations and increasing international relation gave rise to notion of international cooperation। तो इंटरनेशनल लेवल पे आके जो बहुत सारे देश अपने आज़ाद हो चुके हैं, हर देश अपने हिसाब से वर्किंग कर रहा है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी डिमांड हो रही है, जिसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करेंगी। सच एज इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन इन 1873, 1 मार्कर, एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस इन 1863, जिसमें वो मेडिकल हेल्प देंगे। These institutions paved the way for the formation of League of Nations in 1919 and which was predecessor to the United Nations। तो यूनाइटेड नेशन से पहले यूनाइटेड नेशन का ही नाम लीग ऑफ नेशन था। वो फिर बनाया इसलिए गया था लीग ऑफ नेशन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, इसलिए उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन के साथ 1945 में। आज की डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और बहुत सारे स्फेयर में वर्क कर रही हैं। हम इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको रीड करते हैं। अभिदीप, मैं बता देती हूँ। आईएलओ जो है इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेटअप हुई थी अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइले 1919 में, 1 मार्कर। ये आपको ज़रूर आएगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइले हुई थी, उसके बाद 1919 के अंदर ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो था ये आपका ब्रिटेन वगैरह का सारा कल्चर था, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, आपके इंडस्ट्रियल जो भी रेवोल्यूशन से ये सब आए थे, तो वहाँ पे जो लेबर्स की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। वहाँ की कंडीशन, वहाँ के लेबर्स की कंडीशन ऑफ लेबर थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको बेटर करने के लिए ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, टू अचीव सोशल जस्टिस। 1 मार्कर अगेन। इसका एम ही यही था कि लेबर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करें और सारी कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन कंडीशंस उनको प्रोवाइड करें, रहने की, सोने की, तनख्वाह, ये सब चीज़ें उनको ढंग की दी जाए, और बहुत सारे रेगुलेशंस और अग्रीमेंट्स बनाए गए लेबर्स के फेवर में। ठीक है, तो लेबर से रिलेटेड सारी चीज़ें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी ऑफ वर्साइले है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, 1919 है, सोशल जस्टिस के लिए बनी है और उसमें लेबर का सारा होता है। उसके बाद बनाया गया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनेस्को। यूनेस्को की फॉर्मेशन है 1945 की, 1 मार्कर का। इस साल कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है, यूनेस्को किस लिए सेटअप हुई है ये भी देखो। ये कोऑर्डिनेशन के लिए सेटअप हुई है बिटवीन द मेंबर कंट्री, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट मेयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट आर नॉट एनफ टू इंश्योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन मेंबर स्टेट्स। इसका मतलब है खाली जो है आप राजकीय तौर पे बढ़ जाओ, ठीक है, आप प्रशासनिक तौर पे बढ़ जाओ, या फिर आप जो है आर्थिक तौर पे एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी बना लो, उससे काफ़ी कुछ नहीं होता है। तो इट्स नॉट जस्ट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री दैट इज रिक्वायर्ड, द कल्चर, the heritage is also needed to be protected of various country to stay in connection, to stay in this world together। तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करना होगा, हेरिटेज को सेव करके रखना होगा, एक दूसरे को अपनी नॉलेज शेयर करनी होगी, किस तरह से दुनिया में इंसान का भला, इंसानियत का भला हो सकता है। तो यूनेस्को का मेन जो फंडा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन नेशन। तो ये पॉलिटिकल या इकोनॉमिक से ज़्यादा सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है। आपकी कोई हेरिटेज साइट है, जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, आपका कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, इनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। आपका कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई नेशनल पार्क है जिसको सेफ गार्ड करके रखने की ज़रूरत है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उन सब का टेक केयर करने का काम यूनेस्को के अंडर होता है। क्लियर है? 1945 सेटअप ईयर है। कोई डाउट? उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ये भी जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गई थी, सारे देशों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसकी बैंड बज गई थी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पैसा सारी कंट्रीज़ ने वॉर के अंदर अपना लगा दिया था, झोंक दिया था, तो सारे गरीब बैठे थे। तो अब सारे गरीब बैठे हैं तो क्या करें?
एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल उन्होंने बैंक्स बनाए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाए जहाँ पे कंट्रीज लोन ले सकती हैं, जहाँ पे कंट्री जो है आपस में ट्रेड कर सकती है। तो वर्ल्ड बैंक का जो नाम है, एक्चुअल नाम है, वो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD द वर्ल्ड बैंक, वन मार्कर ये बोला जाता है। तो IBRD इज द एक्चुअल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड ये और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिलके उसे ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं। ब्रेटन वुड वाज अ पर्सन जिसने आइडिया दिया था आपका वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इसलिए इसको ब्रेटन वुड के जुड़वा बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं। ये 1944 में आए थे। ये दो सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं और ये इकोनॉमिक स्थिति को बेटर करने के लिए, सारे दुनिया की, सारे अलग अलग देशों की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने के लिए ये बनाया गया था आफ्टर द इमेंस लॉसेस सब्सिक्वेंट टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वर्ल्ड बैंक का एम कर लो याद वन मार्कर में, ये जो है लोन्स प्रोवाइड करती है मेंबर कंट्रीज को फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। IBRD इज फॉर डेवलपमेंट ओनली एंड रेजेस फंड बाय द वे ऑफ वर्ल्ड्स फाइनेंशियल मार्केट। तो ये जो है आर्थिक कंडीशंस को इम्प्रूव करती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, लोगों को लोन देती है इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हिंदुस्तान ने खूब लोन ले रखा है इससे, ठीक है, सबसे बड़ा उधारी यही है। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे, आपने जो है अभी कोविड के चलते वर्ल्ड ये जो है WHO बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो जो भी एनालिसिस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है हेल्थ केयर के मामले में वर्ल्ड लेवल पे, वो WHO देखता है। ये भी 1948 में सेटअप हुआ था एंड ये भी मेंबर स्टेट्स के जो हेल्थ कंसर्न है, ठीक है, जो भी आपका बॉडी जो भी रिलेटेड रहता है उसका टेक केयर करने के लिए बनाया जाता है। ये इट इज़ द कोर बॉडी for setting up of norms and standard to be followed with regard to human health research regarding the containment of disease as well as the assessing the worldwide health trend, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर हेल्थ का क्या ट्रेंड चल रहा है, जंक फूड, ओबेसिटी, डायबिटीज़, आपका BP वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, कैंसर की प्रॉब्लम्स हो गई, उनसे डील करना। अगर कोई बीमारी फैली है तो उसे एंडेमिक, पैंडेमिक, ये सारे नाम देना, ये सारा काम WHO करता है। ये पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी हेल्थ एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करके चलता है और जिस तरह से भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो चाहे इबोला हो, चाहे जीका हो, चाहे आपका ये कोविड हो, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च का वर्क इस वक्त जो कोई टेक केयर कर रहा है वो WHO ही कर रहा है। These organizations and their counterparts are aimed to promote the international cooperation. ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन बनाने का काम करती है कि सारी कंट्री आपस में कोऑपरेट करके काम करें। The next page. After the end of Second World War, these institutions have flourished. ये institutions काफ़ी आगे तक आज भी काम कर रहे हैं और काफ़ी फेमस हैं। Now there comes the concept of international human rights. हमारा जो हिंदुस्तान का ह्यूमन राइट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया है, वो उसका जो काफ़ी मेजर प्रोपोर्शन है हमने यहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट से कॉपी मारा है, ठीक है। तो हम जो है अभी इंटरनेशनल लेवल का ह्यूमन राइट पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको मिक्स एंड मैच दिखेंगी, घबराना मत। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, कनिका रीड। बताओ सारे। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, जर्मनी का। उसने ऐसा क्या करवाया था जिससे पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन लेवल पे, हिरोशिमा नागासाकी उसने नहीं करवाया था, वो US का काम था। जेनोसाइड करवाया था, ठीक है, उसने ज्यूस को मरवाया था, राइट। तो विच वॉज वेरी इनह्यूमेन, जिससे पूरा वर्ल्ड शॉक में चला गया था। उसको एग्जैक्टली क्या नाम बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इट वॉज अ वर्ल्ड लेवल कैटास्ट्रॉफ ही डिड, उसने पता नहीं कुछ, हॉलोकास्ट। तो हॉलोकास्ट जो हुआ था उसके अंदर अराउंड 60 लाख पीपल वर डाइड, कुछ इस तरह से उसका डेटा है, 6 मिलियन और 60 मिलियन। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उसके बाद से ये ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि आगे पूरी दुनिया में ये जेनोसाइड, वॉर, क्राइम्स, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके आगे फर्दर रीड करो कनिका। तो आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे राइट्स निकले हैं, बहुत सारी कन्वेंशंस हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी डिक्लेरेशंस हुई हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को प्रमोट करती है। इसमें सबसे पहले आपका आता है ICCPR। ये हमने ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के अंदर भी पढ़ा था। आर्टिकल 4 और ICCPR, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको याद करनी है, 2 मार्क्स में आ सकती है कि देर आर सर्टन राइट्स, कुछ ऐसे हक होते हैं
सर जैसे कि आपका जिंदगी जीने का हक, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एटसेट्रा, दे आर नॉन डेरोगेबल। इसको आप कहीं पे भी कम नहीं कर सकते हो। एंड इनकी जो है हायरार्की ऑफ राइट्स में सबसे ऊंचा स्थान है। अगर किसी इंसान को हक देना है तो सबसे पहले उसको ये वाले हक देना ज़रूरी है। एंड ये जो राइट्स हैं, चाहे किसी कल्चर का पार्ट हो, किसी कस्टम का पार्ट हो, जैसे किसी किसी कस्टम में होता है कि स्लेवरी अलाउड है, अनटचेबिलिटी अलाउड है, डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, सर्टन टाइप ऑफ टॉर्चर्स अलाउड है। तो ये सब भी कस्टम्स के अंदर भी घुस के इन्होंने वो कस्टम्स को भी चेंज करने की कोशिश करी है जहाँ पे ये सब गलत चीज़ें अलाउड होती हैं। तो कस्टम्स को भी इन्होंने हिलाया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे आर इनएलिएनेबल राइट्स। इनएलिएनेबल का मतलब ये है कि एलियन क्या चीज़ होती है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। इनएलिएनेबल का मतलब ये है कि इसका तो हर किसी को पता होना चाहिए। It is something that should be known to everyone, that should be acceptable by everyone. No one can say no, I won't accept that right, yeah, I won't give this right to anyone else. तो सबसे पहले आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ICCPR बना है। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 to 2 मार्क्स में आई हुई है, बोर्ड्स में दोबारा आ जाएगी। उसके बाद दूसरा जो डिक्लेरेशन है जो सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल के हिंदुस्तान के संविधान के अंदर ऐड हुई, जैसे लिबर्टी ऑफ पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑन टॉर्चर, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स सच एज राइट टू इक्वल वर्क एंड प्ले, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट बना था, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। ये सब हमने कॉपी मार के अपने भी DPSP FRs इसके अंदर ऐड करे हैं। While it is not a binding document per se, there have been many instances जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को कंसिडर किया है कोई भी न्याय दिलवाने के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा आगे आएगा जो मैं आपको पूरी डिटेल में दूंगी। थर्ड जो डिक्लेरेशन है जो सपोर्ट करती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को, वो है वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993। ये आपको अलग से 2 नंबर में आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। 2 डिक्लेरेशन है आपकी, यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन है आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड सेकेंड इज वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये 1993 में आया था आपका। इसके अंदर भी यही बोला गया है कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजिबल एंड इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। हर एक हक जो है वो सबको मिलना चाहिए, वो किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे का हक डिपेंड करता है, एंड ये इंटर रिलेटेड भी है। इसकी वजह से एक नई पोस्ट क्रिएट हुई थी वियना डिक्लेरेशन के अंडर, UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, वन मार्कर, ठीक है। इन्होंने इस वियना डिक्लेरेशन के अंडर एक पोस्ट क्रिएट करी थी, UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जो आज भी जो है काफ़ी वैलिड पोस्ट है, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। द हाई कमिश्नर कैन मेक रिकमेंडेशन टू UN बॉडीज एंड कैन ऑल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन देम, कि किस तरह से हम ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम नए कानून बना सकते हैं जिससे ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो सके। उसके अलावा भी बहुत सारी कन्वेंशंस रही हैं जिनका सिर्फ आपको बेसिक नाम लिखना है, जैसे कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम फॉर जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट अगर आप हेट्रेड दिखाओ, उसे जेनोसाइड कहते हैं। जैसे हमारा मास जेनोसाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड वो है जहाँ पे हिंदू ने मुसलमान को मारा था, मुसलमान ने हिंदू को मारा था। दैट वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेनोसाइड। इसके अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सारी कन्वेंशंस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं जहाँ पे ये सारी गलत चीज़ों को हटाने की बात करी गई है। देयर आर वेरियस बॉडीज which read with the provision of UNDHR, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर, कस्टमरी इंटरनेशनल के अंदर ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। Then there are various bodies such as Commission on Human Rights, which is known as Human Right Council since 2006, वन मार्कर में आ जाएगा। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स का नया नाम है ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 से। ये ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर देखता है, प्लस इसको क्रिटिसिज्म मिला है ऑन इट्स पॉलिटिकल सेलेक्टिविटी एंड फेलियर टू ऑब्जेक्टिवली रिव्यू द इशू इन सर्टन कंट्रीज। किसी कंट्री के तो छोटे से मुद्दे को भी बहुत बड़ा बनाता है ये, और कई कंट्रीज के बड़े बड़े इश्यूज को भी ये इग्नोर कर देते हैं, ये इसका क्रिटिसिज्म है। वन मार्कर के लिए याद रखना, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। अगर आपका US के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर करना है, उसको तो बहुत प्रोपोगेट कर देंगे कई बार, ठीक है। आपको पता है ना ब्लैक लाइव्स मैटर का क्या इशू हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड वाला, ठीक है। तो वहाँ पे वो मैटर बहुत बड़ा था, बट इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे ये
दिन दिहाड़े हर दिन हो रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह लो, या किसी तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, SC ST कम्युनिटी के साथ टॉर्चर आज भी चल रहा है गांव में, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता, राइट। और जैसे खप पंचायत जो है वो क्या बोलते हैं, बच्चों को क्या बोल किस चीज़ के लिए मार देते हैं, ऑनर किलिंग। तो ये सब चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा वर्ल्ड लेवल पे। तो ये क्रिटिसिज्म मिला है कि कंट्रीज जो हैं, जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो सर्टेन कंट्रीज को बहुत एस्पेक्ट दे रहा है और बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, और सर्टेन कंट्रीज के इश्यूज को ध्यान नहीं दे रहा है। The Human Rights Council is continuing the work of previously set up commission by broadening its framework by spreading its area over a wider framework, though it's trying its best. Next paragraph, Gungun. Generally, human right violations are dealt with the state in which they occur. तो जनरली क्या होता है, जिस देश के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है वही देश उस मामले में डील करता है। बट कुछ चीज़ें एर्गा ओमनस होती है। एर्गा ओमनस आपको स्पेसिफिकली 2018 के बोर्ड में आया था, इसलिए आपको करवा रही हूँ। एर्गा ओमनस का मतलब है कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सबको प्रोवाइड किए गए हैं, विच आर टुवर्ड्स ऑल। So certain rights are erga omnes, they are provided to everyone and they are beyond the jurisdiction of a state, beyond the jurisdiction of court. इसका मतलब है कुछ क्राइम इतने हीनियस होते हैं, कुछ आपकी गलत हरकतें इतनी हीनियस होती हैं जिसमें आप वेट नहीं करोगे कि सिर्फ आपका देश डिसीजन लेगा, उसको इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया जा सकता है, उसको इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइजेशंस आके, जैसे आपका UN हाई कमीशन है, ये सब आके भी उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें इतनी हीनियस होती हैं, दिस मीन्स देयर आर सम वायलेशंस दैट आर सो ग्रेव, कुछ गलत आपके वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आ सकती है, इंटरफेयर कर सकती है और बोल सकती है उस इंसान को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ये गलत कर रही है, टू स्टॉप देयर एक्शन। ऑल स्टेट्स हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट इन एलिमिनेशन ऑफ सच ग्रेव वायलेशन। और इसका इन्होंने रीजनिंग क्या दी है कि क्यों दूसरा देश एंटर करेगा, क्योंकि हर देश चाहता है कि उनके देश में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर वैसी कोई प्रॉब्लम है जो आगे उनके देश में भी आ सकती है, उसको वो वहीं के वहीं खत्म कर दे। This is one of the most empowering feature of international human right law, where it does away with the border and limitations of domestic body. तो कुछ गैर कानूनी चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंटरफेरेंस हो सकती है, irrespective वो कौन सी कंट्री में हो रहा है, and allow the international committee to also seek an active role and protect the rights of citizen of the other countries. अगर किसी कंट्री के अंदर सर्टन ट्राइब के लोगों को मारा जा रहा है, सर्टन रेस के लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पे इस तरह से हो रहा है कि जहाँ पे विमेन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस करी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो आपके कस्टम्स भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनते हैं, अब हम उसको रीड करेंगे। नाउ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है कि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री के साथ डील करेंगे, हमें उनके कस्टम्स का ध्यान रखना है। अब नाउ डाउटफुल चीज़ ये है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है, कौन से कस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे ध्यान में रखना है, कौन से कस्टम को नहीं रखना है, कौन से कस्टम को हम बाईपास कर सकते हैं, कौन से कस्टम जो है बहुत रिजिड है, वी डोंट नो। हर कंट्री का अपना एक एस्पेक्ट चल रहा होता है, हर कंट्री का अपना एक वर्किंग मॉडल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कौन से इंटरनेशनल लॉ को या कस्टम को इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनाना है। तो हमारा जो आर्टिकल 38 ऑफ ICJ कहता है, स्टैचू ऑफ ICJ कहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जब हम इंटरनेशनल लॉ बना रहे हैं तो हमें कस्टमरी लॉज को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पेज। तो हमें इंटरनेशनल कस्टम्स भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसकी क्या लिस्ट बना के देंगे, अलग अलग कंट्रीज जो है अपने स्पेशलाइज कस्टम्स की लिस्ट बना के देगी, या फिर कभी वो चेंज कर सकते हैं, कभी वो किसी कस्टम को इंटरनेशनल का पार्ट बोल देंगे, कभी कहेंगे नहीं है हमारे इंटरनेशनल का पार्ट नहीं है। तो ये अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। और सामने वाला कैसे श्योरिटी कह दे कि ये इंटरनेशनल का पार्ट है और ये इंटरनेशनल का पार्ट नहीं है, व्हाट इज द प्रूफ दैट इट शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ या इंटरनेशनल लॉ, एंड दिस शुड नॉट बी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। समझ में आया? इट्स अ 2 मार्कर टॉपिक। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। किसी को डाउट है पहले टॉपिक में तो वो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अमंग इटसेल्फ, इन रिलेशन टू, इंटर एलिया को इन रिलेशन टू पढ़ेंगे। एर्गा ओमनस जरूर याद रखना, एर्गा ओमनस आ सकता है दोबारा। टू ऑल, विच इज सम प्रोवाइडेड टू ऑल।
नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। क्वेश्चन आता है किसी देश के लिए काम करते वक्त, एक्शन लेते वक्त इंटरनेशनल लॉ ज़्यादा बड़ा है या उसका डोमेस्टिक लॉ बड़ा है। यहाँ पे क्वेश्चनिंग आ जाती है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा सुप्रीमसी देती है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डोमेस्टिक लॉ को सुप्रीमसी देती हैं। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि कैन इंटरनेशनल, ये जो आपको लाइन दी हुई है, इंटरनेशनल लॉ बी डायरेक्टली अप्लाइड इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। क्या इंटरनेशनल लॉ को डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। इसके कंसर्न में यूएस में क्या होता है, इसके कंसर्न में इंडिया में यूके में क्या होता है। फिर उसको जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, इंडिया किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को अपने डोमेस्टिक लॉ का पार्ट बना रही है, किसको ज़्यादा वैल्यू दे रही है, किसको वैल्यू नहीं दे रही है। ये आपको एक पूरा कंबाइंड क्वेश्चन आता है। मैं इसके नोट्स आपको दूंगी इस चैप्टर की, और चैप्टर नंबर 6 के मैं आपको बकायदा पूरे रिटर्न आंसर्स दूंगी जो आप प्रॉपर लिख सकते हो। तो इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन जो इसके अंदर आपका इंटरनेशनल लॉ यूएस का, यूके का और इंडिया का एक साथ 6 मार्कर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। अब नया झगड़ा स्टार्ट होता है कि मेरे देश का कानून बड़ा कि इंटरनेशनल लेवल का कानून बड़ा। म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में ज़्यादा बड़ा कौन है। कॉम्प्लेक्स इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। कोई कहता है इंटरनेशनल लॉ बड़ा है, कोई कहता है डोमेस्टिक लॉ बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम जो है यही देखते हैं कि एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे को ओवर रूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई प्रिंसिपल्स जो हैं जिसमें इंटरनेशनल लॉ, काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा वैल्यू वो देती हैं, वैल्यू देती हैं। काफ़ी कंट्री डोमेस्टिक लॉ को वैल्यू देती हैं। तो ये सब हम देखेंगे। आप पर एक चीज़ को ध्यान रखने वाला है, आप अपने देसी कानून, अपने देश के कानून का सहारा लेके इंटरनेशनल लेवल पे कोई ब्रीच नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपके देश में सर्टेन चीज़ अलाउड है या नहीं अलाउड है, उसके बेसिस पे आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई गड़बड़ नहीं करोगे। आपके देश में औरतों को मारना अलाउड है, ठीक है। आपके देश में अगर औरतें गाड़ी चला रही है और उनके अगेंस्ट आपको फतवा जारी करना है तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कर सकते हो, नहीं अलाउड है ये। आपके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या जाके कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैंने तो ये इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे देश में तो चलता है, हमारे देश में तो कोई कुछ नहीं कहता तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके ये सब कर रहे हैं। दिस इज नॉट द एक्सक्यूज दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। So municipal law cannot be serve as a defense to a breach of international law. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे देश का कानून तो अलाउ कर रहा है, मुझे कुछ भी गलत करना तो मैं बाहर जाके भी करूँगा। नो, यू कैन नॉट यूज अ डोमेस्टिक लॉ टू जस्टिफाई द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल वन। आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे देश में इस प्रॉब्लम को लेके कोई एनफ कानून नहीं बने हुए तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी तो ये कर ही सकते हैं ना। अगर मेरा देश कह रहा है तो पूरा दुनिया में भी यही बात होनी चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैन नॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि आपका कंट्री कहता है कर लो तो पूरे देश में चलेगा वो। सम इंटरनेशनल ट्रीटी रिक्वायर द कंट्रीज अडॉप्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि, या फिर कुछ ट्रीटीज ऐसी होती है इंटरनेशनल लेवल की जो हर देश के ऊपर लागू हो जाती है और हर देश को उसको मानना पड़ेगा। एंड तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये इंटरनेशनल से डोमेस्टिक में आया या डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में गया है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। अब हम सबसे पहले आते हैं यूके के कॉन्सेप्ट पे। यूके में हमेशा याद रखना इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को, इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। अगर वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का कोई लॉ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे पहले वो अपने देश में कानून चेंज कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अपने देश का कानून बना लेते हैं। तो जो चीज़ नहीं आती है या जो चीज़ इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होती है वो हर एक चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने देश के डोमेस्टिक लॉ के अंदर। तो ये यूके की खासियत है जो सुप्रीमेसी देता है इंटरनेशनल लॉ को एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक लॉ। So in UK, there is a doctrine of transformation, one marker. What is the doctrine of transformation? आपसे पूछ लेंगे इसका क्या मतलब होता है। That provision of any treaty need to be transformed into local law, passing a domestic legislation with concurrent provision as an international obligation. Internationally अगर कोई रूल पास हुआ है उनको उसी टाइम या उसके विद इन द सम फ्रेमवर्क उससे अपने देसी लॉ, अपने डोमेस्टिक लॉ, अपने म्यूनिसिपल लॉ का उसको पार्ट बनाना होगा। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म योर लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड इंटरनेशनली। ये आपको मनमाकर में आएगा। अब हम यूएस पे आते हैं। यूएस में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ चलता है। अपनी जितनी भी इनकी फेडरल स्टेट्स हैं, जितनी भी 51 स्टेट्स हैं यूएस की,
वो डिसाइड करती हैं क्या हमें इस इंटरनेशनल कानून को अपना यूएस का डोमेस्टिक कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ बनाना है तो वो बना लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं बनाते। पर हर मामले में ये अपने डोमेस्टिक लॉ को ज़्यादा सुप्रीमेसी देते हैं एनी डे एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो जहाँ यूके इंटरनेशनल लॉ को सबसे पहले देखता है, यूएस अपने डोमेस्टिक लॉ को सबसे पहले देखता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो हर कंट्री का डील करने का मेथड अलग है। लास्ट पैराग्राफ पे हूँ मैं इस टॉपिक के। हर कंट्री इसी टॉपिक को, इसी इंटरनेशनल लॉ को अलग तरीके से डील करती है। एंड ये जो है काफ़ी सारी कंट्रीज जो है अपने डोमेस्टिक लॉ को और इंटरनेशनल लॉ को कंबाइन करके चलती हैं। कंबाइन एज एन वो इंटरनेशनल लॉ से ही काफ़ी चीज़ें उठा के अपने डोमेस्टिक लॉ का पार्ट बना लेती है। तो दे आर इन सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर नॉट कॉन्ट्रोडिक्टरी, दे आर ट्राइंग टू मेक इट सप्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली होती हैं। हाउएवर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कौन से देश में इंटरनेशनल लॉ वाला झगड़ा हुआ है या कौन से देश का प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउएवर व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉ, अगर आपके जो है इंटरनेशनल लॉ किसी चीज़ के लिए कुछ कह रहा है और डोमेस्टिक लॉ आपको उस देश का जो लॉ है वो कुछ कह रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मैटर है कि वो किस देश के अंदर लड़ाई हुई है, वो मुद्दा जो है वो किस देश का है। जिस देश का मुद्दा होगा उसको जो है फिर उनके लॉज को हम ध्यान में रखेंगे, वहाँ से देखेंगे, फिर उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इंटरनेशनली अगर हमें देखना है तो इंटरनेशनली जितने भी ट्रीटीज पास हुई हैं, इंटरनेशनली जितने भी स्टैचूज निकले हैं, इंटरनेशनली जितने भी डिक्लेरेशन निकली है, हम उनको ध्यान में रखेंगे। और वहीं पे अगर डोमेस्टिक लेवल पे लॉ को ज़्यादा सुप्रीमेसी देनी है तो उस देश का अपना क्या जुरिस्डिक्शन कहता है, हम उसको सुप्रीमेसी देंगे। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री कौन से लॉ को ज़्यादा सुप्रीमेसी देती है। बट अगर किसी तरीके का क्राइम है जो एर्गा ओमनस का पार्ट बनता है, तो इररेस्पेक्टिव वो कौन सी कंट्री में हुआ है वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? डाउट है तो पूछो। डाउट डाउट। यूके में तो एर्गा ओमनस हो या कुछ भी हो तो इंटरनेशनल को लेके बैठे हैं। यूएस के अंदर अगर एर्गा ओमनस होता है तो वो इंटरनेशनल को मानना पड़ेगा उसे। अगर किसी क्राइम को या किसी भी गलत एक्टिविटी को एर्गा ओमनस बोल दिया गया, फिर इंटरनेशनल ही घुसेगा। अगर यूएन डिक्लेयर कर देता है, यूएन हाई कमीशन बोल देता है दिस इज एर्गा ओमनस, तो इंटरनेशनल घुसेगा। एनी अदर क्वेश्चन गुनगुन, अभिदीप? एर्गा ओमनस, वैसे देखो किसी भी देश में क्राइम हुआ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई क्राइम हुआ उसकी अपनी कोई सज़ा है। ठीक है, आपका सऊदी अरेबिया में कोई क्राइम हुआ उसकी अपनी सज़ा है। ठीक है, जैसे रेप फिक वगैरह की, हिंदुस्तान अपनी एक सज़ा देता है और सऊदी एक अलग सज़ा देता है। राइट, इतना समझ में आया? बट कोई क्राइम इतना ज़्यादा हीनियस हो सकता है जिसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसको बहुत ही वो करें, निंदा करें, क्रिटिसाइज करें, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको बोल दे कि ये क्राइम तो इतना ज़्यादा हीनियस है कि इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस बोल दे कि हम इंटरफेयर करेंगे इस मामले को, तो हम टेकअप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के ऊपर बात आ सकती है, ये इतना गलत क्राइम है। जैसे जेनोसाइड था जो हिटलर ने किया, उसके अंदर उसने एक पर्टिकुलर रेस के लोगों को मारने की कोशिश करी, जिसमें जूस का उसने बैंड बजा दिया। ठीक है, उसको एर्गो ओमनस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सारे जितने ज्यूस थे उनको पकड़ पकड़ के रेस के बेसिस पे मार रहा था। तो अगर उस टाइम पे ये यूएन हाई कमीशन वगैरह ये सब कुछ होते तो ये एर्गा ओमनस उसको डिक्लेयर कर देते, एंड फिर जो हिटलर के साथ होना है, कुछ भी होना है, उसका डिसीजन फिर वो लेते इंटरनेशनल। फिर हम ये नहीं देखते कि जर्मनी का क्या रूल है क्या नहीं है। समझ आया? तो इसके अंदर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आता है, जेनोसाइड आता है, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ अग्रेशन, इस तरह की चीज़ों को एर्गा ओमनस बोला गया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास मंडे में ये चैप्टर खत्म कर रही हूँ। ओके।